राम राम भाइयों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे जीके मोरे सर ने यह क्वेश्चन की श्रेणी बनाकर हमको दिया है और कहा है कि यही सब आने वाला है इस बार। तो हम लोग इसको तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे नंबरों से ये आने वाले हैं। तो ये कम से कम 30-35 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं ये, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने वाले हैं क्योंकि हम बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और आसान तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। इसके बाद दूसरा देखेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके प्रकार देखेंगे। और तीसरा उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। और चौथा देखेंगे संयोजकता आवंत सिद्धांत, इसको हम शॉर्टकट में VBT कहते हैं। और पांचवा देखेंगे एल्किल हैलाइड। R मतलब एल्किल, हैलाइड X मतलब होता है हैलाइड का हैलोजनीकरण हम लोग कैसे कराते हैं ये देखेंगे। और छठवां थायोनिल क्लोराइड देखेंगे। उसके बाद सातवां एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आठवां देखेंगे एल्किल हाइलाइड की Na सोडियम से अभिक्रिया। हम लोग ये 8 आज देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो ये सारे टॉपिक आपको यूं ही क्लियर हो जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएंगे अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए अब अपना पहला टॉपिक देखते हैं, एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ये एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या क्या होता है? तो एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो परमाणु त्रिज्या उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों कोष होते हैं, कोष में हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष जो होता है, जो परमाणु में सबसे बाह्यतम कोष होता है, वहां के इलेक्ट्रॉनों से नाभिक के बीच के दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई परमाणु बना रहा है, ये परमाणु बना रहा है, तो ये परमाणु है। अब बीच में क्या होगा? बीच में नाभिक होगा, नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी भी परमाणु का हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या बना रहे हैं, परमाणु का आकार बना रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं इसका, हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं कार्बन का, मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं सी का मान लीजिए हम बना रहे हैं। तो इसका क्या होगा? नाभिक में 6 कार्बन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और उसके ऊपर ये कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 ही होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी होता है और उस परमाणु के नाभिक में उतना ही क्या होता है। और देखते हैं तो ये 6 बनाना है, पहले हम लोग पहले कोष में 2 भर लेते हैं, 2 और बचा 4, तो ये कोष में हम लोग 4 भर देते हैं, 4 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बताएं आपको कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, या फिर इसे रहिए यहाँ से बीच की दूरी को, या इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को नाभिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो यही है परमाणु त्रिज्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये हम लोग कार्बन का उदाहरण लिया है, तो ऐसे ही हम लोग एक्टिनाइड का लेंगे, थोरियम का लेंगे, Pa का लेंगे, U या फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम तक हम लोग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्या रूल है? तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसका हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर एक्टिनाइड श्रेणी आपको तो बताया ही है। देखिए ये क्या है? आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में सबसे नीचे की ओर 2 श्रेणी होती है। तो उसमें एक श्रेणी होता है लेंथनम और दूसरा होता है एक्टिनम। तो लेंथनम वाले श्रेणी को लेंथेनाइड, ये लेंथनम है, लेंथनम से शुरू हो रहा है इसलिए ये लेंथनम श्रेणी है, और ये एक्टिनियम से शुरू हो रहा है इसलिए एक्टिनाइड है। तो ये एक्टिनाइड हम लोग पढ़ना है, लेंथेनाइड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में पार्ट 1 में,
हम लोग दूसरे वीडियो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड पढ़ना है, एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या। तो एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या इसमें देखिए एक्टिनाइड है, इसका हम लोग देखेंगे कि इसका क्या होता है, त्रिज्या कैसे होता है, परमाणु कैसे होता है इसका। तो जैसे ही हम लोग देखिए क्या कह रहा है, एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर, ये बाएं से दाएं जाने पर हम लोग का क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। मान लीजिए इसका कितना है, 89 है, और इसका 90, 91, 92, 93, मतलब ये इसका क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। और बढ़ने के साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये मान लीजिए ये है नाभिक, इसमें नाभिक इस पर, इस कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक नाभिकीय प्रवाह, क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश का मतलब वो क्या करता है, नाभिकीय आवेश डालता है। तो इसके कारण ये इस पर रुके होते हैं, नहीं तो ये निकल कर कहीं गिर जाता है, ये कहीं गिर जाता, कहीं गिर जाता, ये इस पर रुके। और इसी गोल गोल चक्कर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये इसका प्रभाव इस पर होता है, ये इन लोगों को खींचा रहता है और एक निश्चित जगह पर रखा रहता है, इसलिए ये यहाँ पर यहाँ कोष पर ही रुका रहता है। तो इसका इस पर प्रभाव रहता है, इसलिए वो खींचा रहता है, इसको परमाणु को खींचा रहता है अपनी ओर, और उस पर जहां उसको रहना चाहिए वहां पर रखा रहता है। ये क्या, नाभिक। तो नाभिकीय, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये। तो ये बढ़ता है, मतलब परमाणु क्रमांक जैसे इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक जितना बढ़ाएंगे उतना ही इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये उतना ही प्रबल होगा, और प्रबल होगा तो उतना ही ज्यादा इनको खींचेगा, इनको अपनी ओर खींचेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या निरंतर घटती है। अब मान लीजिए ये घींचेगा, तो जैसे मान लीजिए हम लोग आपको उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु है, ये परमाणु है, ये एक्टिनियम का परमाणु है। मान लीजिए एक्टिनियम का परमाणु है। अब इसमें ये बातम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, अब इसका इस पर प्रभाव क्या होता है, इस पर प्रभाव रहता है और इसको निश्चित दिशा में रखा रहता है, निश्चित संरचना में रखा रहता है ये नाभिक, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जितना ही इसमें ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा ये प्रबल होगा और उतना ही ज्यादा खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा होती है उतने ही इसको खींचा रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका हिस्सा होता है, खींचा रहता है। अब थोरियम का हम लोग मान लीजिए बनाते हैं, थोरियम का मान लीजिए लोग परमाणु बना रहे हैं, ये नाभिक है, मान लीजिए ये नाभिक है। तो इसका इसके आकार से इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये इसका हम लोग आकार बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, इसके अपेक्षा इसके और छोटा होगा, इसका और छोटा होगा। अब इसके अपेक्षा ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा। ऐसे ही जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा हमारा परमाणु, ये हमारा परमाणु और छोटा होता जाएगा। अब जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, परमाणु की आकार छोटा होता जाएगा। तो ये क्या है कि ये अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, जितना ही ज्यादा इसमें क्या कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है उतना इसका प्रबल परिरक्षण प्रभाव हो रहा है। तो जितना ज्यादा प्रबल हो रहा है उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को या कोष को इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जितना खींच रहा है उतना सिकुड़ता जा रहा है और लास्ट में लोरेंशियम का बहुत छोटा होता है इन सभी की अपेक्षा, मतलब छोटा होता जाता है। आपको समझ में आया कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे परमाणु त्रिज्या निरंतर घटती रहती है, मतलब ये घटती रहती है। इस कारण इस घटना को एक्टिनाइड आकुंचन या संकुंचन कहते हैं, मतलब घटने की प्रवृत्ति को एक्टिनियम में ये है तो इसको इस श्रेणी को हम एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड में जैसे ही आगे बढ़ते हैं और लोरेंशियम पर लास्ट है, ये लास्ट लोरेंशियम है, तो लोरेंशियम तक हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या और बहुत ज्यादा घट जाती है। घटने का क्रम ये है, ये घटने का क्रम है। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुंचन कहेंगे या फिर एक्टिनाइड आकुंचन कहेंगे। इसको ही लोग एक्टिनाइड आकुंचन या संकुंचन कहते हैं। इसका कारण यह है कि 5 इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब 5
और 4 ये सब आपको हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं आप तो जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो हम उसको उसमें बताया है, तो जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो, और देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। 5F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव देखिए, मान लीजिए ये क्या आपको बताए थे 1S 2S 2P6। देखिए ये 1S2 ये 2S2 ये देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस ये देखना है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। अब मान लीजिए ये एक्टिनियम है तो बहुत ज्यादा इसके परमाणु क्रमांक होगा, तो इतना ही ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो यस में, पी में, डी में तो हो नहीं पाएगा। यस में हम लोग को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे ज्यादा वाला ये यस में आ जाता है। तो यस वाला 5F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल मतलब इसका बहुत ज्यादा मतलब ये खींच लेगा अपनी ओर, तो उतना ही ज्यादा ये सिकुड़ता जाएगा, तो इसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है कि ये रोक नहीं पाता है। ये इसका आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण ये 5F कोष अपने आप को मतलब अस्थायी जगह पर नहीं रख पाता है, ये खींच लेता है, अपनी ओर खींचा रहता है, इसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है और ये प्रबल हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसका क्रम ये निम्न है। अब आइए अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारा दूसरा टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? तो लिगेंड को हम देखते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड और इसके प्रकार, एक दंतुक लिगेंड पहला है, एक दंतुक लिगेंड, और दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, और तीसरा है त्रिदंतुक लिगेंड। लिगेंड के 3 प्रकार होते हैं, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और त्रिदंतुक लिगेंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड वो होते हैं जिसमें एक दाता परमाणु हो या फिर 2 दाता परमाणु हो, मतलब जिस लिगेंड में दाता परमाणु हो। लिगेंड पहले देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम लोग एक ये लिए है उपसहसंयोजक यौगिक, ये उपसहसंयोजक यौगिक है। तो अब आगे हम आपको ये उपसहसंयोजक यौगिक बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। तो इसमें लिगेंड कौन है? लिगेंड इसमें है NH3। NH3 क्या है? लिगेंड। और ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है NH3 पर क्या है? 4। तो 4 NH3 है। तो 4 हम लोग को क्या करना है? अभिक्रिया करानी है। 4 दाता परमाणु हम लोग को अभिक्रिया करानी है। 4 दाता परमाणु हम लोग को इसमें क्या है? 4 साझेदारी करानी है, क्योंकि ये 4 यहाँ पर है। तो 4 Cu केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्र में ये रहेगा, और इसके चारों ओर ये क्या है? NH3 लिगेंड चारों ओर जुड़े रहेंगे, तो ये जुड़े हुए हैं। तो ये उपसहसंयोजक यौगिक है, और इसमें एक ये बॉन्ड से जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसे तो नहीं देगा, H3N रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें कौन सी अभिक्रिया कर रहा है? N अभिक्रिया कर, यही दाता परमाणु है, ये दाता परमाणु है, H3N रहेगा, क्योंकि यही तो साझेदारी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी ये कर रहा है। कौन कर रहा है? ये साझेदारी कर रहा है। H3N, ये इसमें ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये इसमें, इसलिए इसको हम लोग इधर कर दिए हैं, H3N लिख दिया है। तो ये कर रहा है तो लिगेंड। तो हम देखते हैं एक दंतुक लिगेंड क्या होता है। ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो, केवल एक ही दाता परमाणु, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे H2O, इसमें कौन साझेदारी करता है? इसमें O करता है। जिस प्रकार इसमें N कर रहा था H3N में, इसमें कौन कर रहा है? M कर रहा है। उसी प्रकार इसमें O करेगा, और इसमें भी O करेगा। कौन करेगा? O करेगा। और इसमें उसी प्रकार इसमें भी होगा। और हम लोग तो आपको समझ में आया कि साझेदारी जो करता है वही होता है दाता परमाणु। तो दाता परमाणु के अनुसार ही हम लोग लिगेंड को बनाते हैं। तो लिगेंड जिसमें एक ही दाता परमाणु हो, एक दंतुक लिगेंड होता है, और जिसमें 2 दाता परमाणु हो, इसको पढ़ने से यह होता है। देखिए, ऐसे लिगेंड जिसमें केवल 2 दाता परमाणु हो, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। मतलब कोई लिगेंड है, कोई लिगेंड है जिसमें 2 दाता परमाणु हो। अब देखिए इसमें क्या है? एक तो नहीं है, 2 है, एक और ये 2 है दाता परमाणु। अब ये भी क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है इससे, और ये भी दाता क्या है? लिगेंड, और ये दाता परमाणु है।
तो ये अभिक्रिया इससे कर रहा है, तो इसको अभी हम उसी के अनुसार आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, H2N, H2N। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यही ना डाटा परमाणु है, यही तो इससे साझेदारी कर रहा है, CH2 से यही साझेदारी कर रहा है। और इसमें दो डाटा परमाणु है, दो लिगेंड है, और दो डाटा परमाणु है, सॉरी एक ही लिगेंड है, इसमें दो डाटा परमाणु है, इसीलिए ये द्वितंतुक लिगेंड है। और इसी प्रकार ये त्रितंतुक लिगेंड होता है। तो ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आया। देखते हैं सहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन के समझते हैं। तो हम इसका डिफिनीशन समझते हैं। किसी उपसंयोजक यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन या आयन लिगेंड के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है, वही उसकी उपसंयोजक समन्वय संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा, आपको डिफिनीशन से तो समझ में नहीं आया होगा। आपको हम लोग फिगर से बनाकर दिखाते हैं। तो हम लोग फिगर से बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए एक उपसंयोजक यौगिक है, मान लीजिए यह Cu, ठीक है, Cu। अब इस पर हम NH3, NH3। अब देखिए इसकी Cu की उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो इसकी उपसंयोजक संख्या होगी 4। देखिए मान लीजिए कोई एक उपसंयोजक यौगिक है, मान लीजिए हम लोग लेते हैं CuNH3। अब इस पर ये ऐसे होगा, तो इसमें क्या है कि Cu है केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये सब याद रखिए, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, लिगेंड की संख्या कितनी 4 है। तो मतलब ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु 4 लिगेंड है कि केंद्रीय धातु परमाणु जितने बंध बनाते हैं वही उसकी संयोजकता उपसंयोजक संख्या कहलाती है, या फिर उसको ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। संयोजक संख्या कहिए या फिर समन्वय संख्या कहिए, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही है, बस इसको नाम में बस अंतर कर दिया गया है। समन्वय संख्या कहिए या फिर उपसंयोजक संख्या कहिए। देखिए तो Cu है केंद्रीय धातु परमाणु, ये जितना बंध बना रहा है वही उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाएगी। तो ये 4 बंध बना रहा है, तो ये इसकी क्या होगी, इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो लिगेंड जितने होंगे उतना ही उसकी उपसंयोजक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए Cu NH4 NH3 4 जैसे 4। देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि 4 लिगेंड 4 इसमें बंध बना रहा है, कितना बना रहा है, 4 बंध इसमें बना रहा है। तो हम लोग इसको नाम कैसे देंगे, नामकरण रखते हैं। इस मान लीजिए इसका रखते हैं K4FeCl6, मान लीजिए। अब देखिए क्या होता है, एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक के लिए आपको पता ही है मैथ, अब क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़े होंगे। दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6वें को क्या कहते हैं, 6वें को हम लोग हेक्सा कहते हैं। हम लोग को बस इतना ही जानना है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो हम लोग को इतना जानना है, एक रहेगा तो क्या होगा, मेथ होगा, 2 रहेगा तो मेथ होगा, 3 रहेगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, और 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा। तो इसमें क्या है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 है तो इसके लिए हम लोग हेक्स प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं कि जो इस यौगिक के बाहर जो होता है, तो कि इसमें बाहर क्या है K4, तो इसको पहले लिखेंगे तो पोटेशियम लिख लेंगे पहले। उसके बाद इस लिगेंड की संख्या कितनी है वो लिखते हैं, तो इसकी संख्या 6 है। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। तो हेक्सा लिख दिए। और ध्यान रहे जितना भी लिखेंगे इसका नामकरण करेंगे तो जितना भी आएगा सब एक ही में लिखना है, सबको एक ही में लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक सभी एक ही में लिखे। और क्या है अगला, हेक्सा 6 है तो हेक्सा। इसके बाद क्या लिखना है, उनको लिखना है ये साइनो, लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम क्या है, साइनो। और फेरिक,
फेरस क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। अंत में केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिए मान लीजिए के कितना है? 4 4 है, तो 4 लिख दिए। 4 गुणे, और ये क्या है? 1, तो 4 गुणे 1 5। ठीक है। और किसका निकालना है? हमें निकालना है कितना? किसका? फेरिक का। और सीएन का एक मान लीजिए है, और इसका निकालना है, तो इसको हम मान एक्स मान लेते हैं, प्लस -1 गुणे 6। अब इसका मान लीजिए -1 मान लिए, और इसका 6, तो -1 में गुणा करेंगे तो एक ही 6 ही आएगा। किसी भी अंक का गुणा आप 1 में करते हैं तो जितना अंक होता है उतना ही प्राप्त होता है, तो 6 आएगा। तो ये 4 है, 4 एकम 4, और 6 में 4 जाएगा तो कितना होगा? 2 होगा। तो इसका कितना संयोजकता कितना आया है? इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है। इसको हम रोमन अंक में लिखते हैं, तो हम लोग रोमन अंक में लिख देते हैं। तो इसकी क्या ही है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है। और कैसे आई है? 2, ये 2 आई है, और एक प्लस में है। ये प्लस में कैसे? मान लीजिए क्या है? ऋणायन है, तो ये धनायन हो जाएगा। ये इस पर धन हो जाएगा। अगर इस पर धनायन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर धन है तो यहाँ पर धन रहेगा। तो हमारा ये हो गया एक उपसंयोजक यौगिक और उसका नामकरण। इस नामकरण को हम लोग IUPAC नामकरण भी कहते हैं। IUPAC नामकरण, इसको हम लोग IUPAC नामकरण कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग इसका नाम लिए रखे हैं वो इसको हम कहते हैं IUPAC नामकरण। तो इसका ऑक्सीकरण की संख्या भी आपको बता दिए। तो ये है उप संयोजक यौगिक। अब वैसे ही इसका भी हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो इसके अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि इसकी क्या है? ये 4 है, लिगेंड 4 है, तो इसकी क्या होगी? उप संयोजक संख्या भी 4 ही होगी। इसका कितना है? 6 है, तो इसका उप संयोजक संख्या कितना होगा? 6 होगा। और इसमें क्या है? 4 और 3, 4 3 7 है, तो इसकी उप संयोजक संख्या कितनी होगी? 7 होगी। वैसे ही लिगेंड को हम लोग और उप संयोजक यौगिक तो देख लेंगे, और उसमें संख्या को हम लोग जितना दिया होगा उसको हम लोग जोड़कर उसका उप संयोजक संख्या हम लोग निकाल लेंगे, या फिर सामान्य संख्या निकाल लेंगे। तो इसका हो गया 7, इसका है 6, और ये इसका है सामान्य संख्या 4। तो देखते हैं RX मतलब एल्किल हैलाइड का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक है। ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसमें क्या है कि एल्किल हैलाइड का हैलोजनीकरण। R से होता है एल्किल, H का सूत्र होता है CH3, इसको हम लोग शॉर्टकट में R लिखते हैं। और SX का होता है हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड देखिए किसी भी आवर्त सारणी में होता है हाइलाइट श्रेणी कौन सा है? इसमें देखिए हाइलाइट कौन सा है? ये वाला हाइलाइट श्रेणी है। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइलाइट श्रेणी है। ये श्रेणी हाइलाइट है, तो ये सब हाइलाइट है। यहाँ पर क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सभी ये एक्स है। एक्स मतलब हाइलोजन है। तो अगर हम किसी भी चीज की, किसी भी तत्व की क्रिया हम अगर एक्स यानी हैलाइड से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? हैलोजनीकरण कहलाता है। वो क्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है। तो ये हैलोजनीकरण है, क्योंकि ये R से मतलब किससे है? ये एल्कीन से लोग करा रहे हैं, तो ये हैलोजनीकरण हो गया। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं क्या है कि प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl तथा ब्रोमीन एल्केन से क्रिया करके RX बनाता है। मतलब RX बनाता है। इसके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं कि हैलोजनीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या होता है? ये RX का हैलोजनीकरण प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कह रहा है कि प्रकाश एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश। देखिए मान लीजिए हम लोग किसकी क्रिया करा रहे हैं? एल्केन की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? हाइलाइट से करा रहे हैं। तो मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? एल्केन है। इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? हाइलाइट से। हाइलाइट आपको बताएं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मान लीजिए कि ब्रोमीन को ले रहे हैं, ब्रोमीन, तो इसकी हम क्रिया करा रहे हैं, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, और इसके उत्प्रेरक है प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो इसका उत्प्रेरक क्या हो गया? प्रकाश इसका उत्प्रेरक हो गया।
इसका उत्प्रेरक हो गया प्रकाश। अब प्रकाश उत्प्रेरक है और इसकी क्रिया हम लोग उत्प्रेरक से मतलब इसके उत्प्रेरक प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं। तो इसका देखते हैं क्या बनता है। तो CH3Br जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3Br, ये मिश्रण हो गया। तो ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो CH3Br, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे। इसके मिश्रण को हम लोग हाइड्रोजनिक करण कहते हैं। तो RX मतलब हाइलो इसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, और इसको हैलोजन। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं हैलो, इसको एल्केन। तो क्या है, हैलो एल्केन हो गया। तो हमारा प्राप्त हुआ हैलो एल्केन, हमारा प्राप्त हुआ इसके मिश्रण से। तो क्या करें, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl तथा ब्रोमीन एल्केन से क्रिया करके RX बनाता है। तो ये क्या है, एल्केन, ये क्या है, हाइलाइट। तो एल्केन हाइलाइट से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, CH3Br। तो ये क्या है, CH3 है एल्केन, Br है हैलाइड। तो एल्केन हैलाइड बन रहा है। तो RX ये एल्केन हैलाइड उत्पाद में बन रहा है। तो इसके मिश्रण को ही हम लोग RX का हैलोजनीकरण कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया अच्छे से। तो ये क्या, इसको हम लोग और एक नाम से कहते हैं, एल्कीन हाइलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। दो नाम से हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं, दो नाम इसका है। तो हम लोग हेलो एल्केन भी कहेंगे और या फिर एल्कीन हाइलाइड भी कहेंगे। तो आइए अब अपना हम लोग पांचवा टॉपिक देखते हैं। हमारा पांचवा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। बंध लिखे या फिर आबंध लिखे, दोनों बात एक ही है। बंध किसे कहते हैं, मान लीजिए एक H है और ये H है और इसके बीच कितना बंद है, सिंगल बंद है, डबल बंद है, मतलब जोड़ रहे हैं। तो कितना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के साझा हो रहा है, और दो हो रहा है तो दो डबल बंद रहेगा, एक हो रहा है तो सिंगल बंद रहेगा। तो यही होता है बंद। तो बंद, अब ये इसको बंद कहिए या फिर आबंध कहिए, दोनों एक ही है, सेम बात है। संयोजकता बंध सिद्धांत ये क्या है, तो संयोजकता अबंध सिद्धांत है जिसको पोलिंग तथा स्लेटर ने दिया था। इसको हम लोग डिफिनेशन में ना लिखकर अलग से लिखे हैं, क्योंकि ये डिफिनेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये इसमें लिखने से। अब लिखेंगे इसमें पोलिंग तथा स्लेटर ने संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर साइड में लिख दिया है। आप लोग इसको याद रखना कि पोलिंग एंड स्लेटर ने इस सिद्धांत को दिया था। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, इस सिद्धांत किसने दिया गया है, तो इस सिद्धांत की सहायता से हम लोग इसकी डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाते हैं। मतलब इस संयोजकता अबंध सिद्धांत में पोलिंग तथा स्लेटर ने दिया था। मतलब ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन पोलिंग तथा स्लेटर ने किया था। और इसमें क्या बताया है कि मतलब इसमें क्या किया जाता है और इसका सिद्धांत में क्या क्या होता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि उपसंयोजक यौगिक होता है। उपसंयोजक यौगिक आपको बताए थे कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। मान लीजिए कोई ये, मान लीजिए ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या है CN क्या है, ये लिगेंड है। तो इसमें क्या बता रहा है कि इस सिद्धांत की सहायता से उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाया जाता है। मतलब इसमें कह रहा है कि ये उपसंयोजक यौगिक है, तो इसमें इसका किसका मतलब इस उपसंयोजक यौगिक का त्रिविम रसायन एवं चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है, और वो भी आसानी तरीके से। मतलब इसको कैसे लगाया जाता है, तो इस सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है, ये लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितनी है, लिगेंड की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 6 है। तो ये लिगेंड की संख्या है 6 है। तो इस सिद्धांत की सहायता से इसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुण का आसानी से पता लगाया जाता है। इसका तो त्रिविम रसायन और किसका पता लगाया जाता है, चुंबकीय गुण का। चुंबकीय गुण इसका उपसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है। चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है। तो इस सिद्धांत में इन दोनों का पता कैसे लगाते हैं, इस सिद्धांत में बताया गया है। तो
इसका पहला पहला एक उदाहरण लेते हैं कि मतलब इसको कैसे क्या करते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या फिर आयन कहिए, इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या फिर आयन कहिए, के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। आपको बताएं कि समन्वय संख्या क्या होता है। तो समन्वय संख्या उप संयोजक संख्या को ही हम कहते हैं। उप संयोजक संख्या कितनी है, इसमें 6 है। तो लिगेंडों की संख्या को हम लोग उप संयोजक संख्या कहते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या 6 है, संख्या के बराबर होती है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जितना होता है उतना ही ये भी होता है। समझ के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं जिनके अंतर से वह अबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। आपको हम बताएं कि एस क्या होता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एस में ज्यादा से ज्यादा 2 भरेंगे और पी में ज्यादा से ज्यादा कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। और डी में कितने भरेंगे, 10 भरेंगे। और एफ में कितने भरेंगे, तो 14 भरेंगे। तो इसमें क्या कैसे भरेंगे इसको हम लोग जानते हैं। देखिए समन्वय संख्या, संकर और ज्यामिति, इसके अनुसार ही हम लोग चुंबकीय गुण और त्रिविमीय रसायन का हम लोग पता लगाते हैं। देखिए समन्वय संख्या, उप संयोजक संख्या 2 है तो इसका संकरण भी 2 ही होगा। मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा संकरण। तो जब ये जितनी इसकी संख्या होगी उतनी संख्या संकरण में भी होगी। तो कैसे, देखिए अब ये 2 है तो ये sp कैसे है। sp में देखिए क्या होता है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए इसमें 2 होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि एक ही क्या होते हैं, एक ही इसमें दबाव होता है। और इसमें 2 हम लोग क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और p में कितना होता है, p में 3 होते हैं। p में कितना होता है, 3 होते हैं। 1 2 3 तो इसमें हम लोग 6 भर देंगे। इसमें कितना भरेंगे, 6 भर देंगे। तो हमारा ये ऐसे होगा। और ऐसे ही डी में भी होगा। तो डी में कितने होते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 10 भरे जाते हैं। तो इसका 5 होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग भरेंगे कैसे, क्या होगा। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब देखिए क्या होगा कि 2 है, 2 मतलब 2 कक्षक होते हैं। तो मतलब इस पर एक भी नहीं है, मतलब ये 1 है। यस, पी पर एक भी नहीं है, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल खाली है, दोनों खाली है, 2 खाली है। तो 2 मतलब एक यस का हो गया। और इस पी पर एक भी नहीं है, मतलब 1 है तो इसका 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो मतलब ये 2 संकरण इसका निकल गया। और आपको पता है कि एसपी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 से कि जो जिसका संकरण एसपी होता है उसका ज्यामिति रैखिक होता है, उसका ज्यामिति रैखिक होता है। और इसका क्या होता है, sp3 का मतलब इसमें क्या है, 4 है। इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका कैसे होगा, देखिए ये यस में कितना होता है, एक होता है ना, एक कोष्ठक होते हैं, एक कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक और पी में 3, तो पी 3 है तो 3 और 1 4। तो पी मान लीजिए पी का 3 है। ठीक है, तो ये पी 1 2 3 और 1 4, ये 4 कोष्ठक खाली है, 4 कक्षक खाली है। तो ये चारों कक्षक को ऐसे संकरण में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यस और पी पर 3, तो 3 और 1 4, तो 4 हो गया। और इसका संकरण, इसका ज्यामिति कैसा होगा, इसका ज्यामिति कैसा होगा। मान लीजिए हम लोग कोई उपसंयोजक बंद बनाते हैं। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए 4 बनाते हैं, 4 मान लीजिए है। ठीक है, तो एफिशियन, तो एफी ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये केंद्र में रहेगा। और इसके उसका क्या करेंगे, चारों ओर उपसंयोजक बंद बनाएंगे। बंद कहिए या फिर आबंद कहिए, दोनों बात एक ही है। इसके चारों ओर उपसंयोजक आबंद बनाएंगे। तो इसमें क्या है, सीएन रहेगा, सीएन। तो इसका चारों उपसंयोजक ये बंद बन गया, क्योंकि एकल बंद रहता है। और लिगेंडो का आप लोग बनाते हैं तो वो उपसंयोजक बंद होता है जब एकल बंद रहेगा तब। और ये 4 कोना है, इसलिए ये चतुष्फलकीय है। इसकी ज्यामिति कैसे होगी,
ये 4 है, तो 4 की किस कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी, उसका संकरण होगा sp3 और उसका ज्यामिति होगा चतुष्फलकीय। और मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो ये चतुष्फलकीय हो गया, यहाँ पर 8 होगा, 8 होगा तो अष्टफलकीय हो जाएगा। मतलब ये 4 बंद है तो चतुष्फलकीय है, ये 8 हो जाता तो अष्टफलकीय हो जाता। और यहाँ पर लिगेंडो सॉरी समन्वय संख्या भी पड़ती। तो ये आपको समझ में आया। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, 6वां डाल्टन्स अभिक्रिया है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डाल्टन्स अभिक्रिया में क्या कहता है? तो डाल्टन्स अभिक्रिया कहता है एल्कोहलो मतलब OH समूह, जिस अगर एल्किल समूह से OH अगर जुड़ा हो तो वो होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल की पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पिरिडीन क्या होता है? तो ये बेंजीन जो है ये और उस पर यंग से होगा तो वो पिरिडीन होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायमिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड का ये सूत्र है एल्कील। एल्कील एल्कील क्या होता है? आर मतलब एल्कील, ये आर है, ये एल्कील है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3। तो ये हमारा एल्कील है, ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे। तो इसको हम लोग क्या कराएंगे? अभिक्रिया अगर कराते हैं तो आर जैसे लिख के तो नहीं होगा, CH3 लिखकर ही होगा। जैसे मान लीजिए ये है एल्कील, तो एल्कील को इसको अभिक्रिया कराना है कि क्या क्या बनता है, तो अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं तो आर को लिखते हैं CH3। अब OH क्या लिखते हैं? OH ही लिख देते हैं। और क्या है? प्लस ये क्या है? SOCl2, यही तो है थाइमिल क्लोराइड। ये एक यौगिक है थाइमिल क्लोराइड, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। SOCl3 जैसे मान लीजिए CH3COOH, ये होता है क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो ऐसे ये भी है SOCl2, ये क्या है? थाइमिल क्लोराइड है, तो ये यौगिक है। तो इसकी हम लोग क्रिया करा रहे हैं किससे? एल्कोहल से करा रहे हैं। तो एल्कोहल से हम लोग क्रिया करा रहे हैं, तो देखिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं SOCl2। अब इसका हम लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक इसमें क्या है? पिरिडीन। पिरिडीन ये बेंजीन से अगर नाइट्रोजन जुड़ता है तो ये होता है पिरिडीन। तो पिरिडीन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं वही होता है उत्प्रेरक। ये क्या है? ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक है। पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग ये क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनता है? ये क्या है? आर को हम CH3 लिखते हैं और Cl को हम Cl लिखते हैं, प्लस SO2, ये क्या है? SO2 प्लस HCl लोग लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं? CH3OH, इसका हम लोग संरचना बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? CH3, इसको हम लोग अलग अलग करना है तो इसको लिखते हैं CH3 और O अलग, H अलग, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? SOCl3, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए ये हो गया यस, वो हो गया। अब Cl3 जुड़ा है उससे, तो हम लोग यहाँ से कराते हैं। कैसे? इधर Cl जोड़ेंगे, लिखेंगे और इधर Cl लिखेंगे, तो हमारा Cl2 है तो ये 2 हो गया Cl, और यस 1 है तो यस 1, वो है। तो इसको हम लोग बना दिए, इसका हम संरचना बना दिए। अब इसको कैसे क्रिया कराते हैं? ये मान लीजिए ये इसके साथ हो गया, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे, तो हमारा क्या बन गया? हमारा ये कैसे बना? देखिए CH3Cl SO2 यस और O2, वो 2 है तो SO2 HCl हमारा ये यौगिक बनकर तैयार हो गया। हाँ, और ये क्या है? सभी गैस है, ये सब गैस है, ये गैस है। तो ये जब हम लोग इसको बनाएंगे तो वायु में अगर हम रखते हैं तो ये उड़कर हवा में चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये कैसी है? गैसीय माध्यम में हो रही है, और ये गैस बनकर ऊपर चला जाता है, ये यौगिक। तो इसको हम लोग देखें डाल्टन्स अभिक्रिया। अब देखते हैं एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण। इस क्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं।
कि विलियमसन संश्लेषण में एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो Na का देखते हैं, Na का एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो एकाक्षी समूह को हम लोग R उसे हम लोग डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। और आरओ की अभिक्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड से कराने वाले हैं। तो ये एकाक्षी समूह का अभिक्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड से कराएंगे। ये क्या है, एल्किल, और ये है हैलाइड से क्रिया करा कर ईथर बनाती है। मतलब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा उत्पाद जो आएगा, यौगिक जो आएगा उत्पाद में, तो होगा ईथर। तो ईथर से ईथर आएगा। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विलियमसन संश्लेषण कहेंगे। विलियमसन संश्लेषण, जो कि हमारा हेडिंग में है, विलियमसन संश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो ये है विलियमसन संश्लेषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि Na एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आरओ क्या है, यही है एकाक्षी समूह, और आरएक्स क्या है, एल्किल हैलाइड। इन दोनों के बीच हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जो यौगिक प्राप्त होगा वही ईथर होगा। तो देखिए Na मतलब सोडियम, सोडियम एकाक्षी समूह के से हम लोग की क्रिया, मतलब सोडियम एकाक्षी समूह की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से। तो हमारा उत्पाद बन रहा है सोडियम एथॉक्साइड। मतलब ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, ये है ईथर है। मान लीजिए हम लोग करा रहे हैं Na, देखिए Na मतलब सोडियम, आरओ मतलब ये क्या है, आरओ क्या है, एकाक्षी समूह, और आरएक्स एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग करा रहे हैं। तो हमारा उत्पाद क्या बन रहा है, देखिए Na की क्रिया हम लोग हैलाइड से करा रहे हैं। तो इसको हम छोड़ के हम ये जो है वो लिखते हैं, तो आर लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या है, आर, ये आर बचा है तो ये आर लिख लेते हैं। तो हमारा उसके बाद जिसकी अभिक्रिया करा है वो लिख देते हैं, प्लस करके हम लोग वो लिख लेते हैं। तो किसकी करा है, Na की क्रिया हैलाइड से करा है, तो Na की क्रिया हैलाइड और लिख देते हैं, तो NaX हो जाएगा। तो हमारा ये अभिक्रिया होगा, जो उत्पाद बनेगा उसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए एक और अभिक्रिया बनाकर दिखाते हैं और आप खुद बनाइएगा ये अभिक्रिया कैसे बनेगा। देखिए जैसे ये बनाए वैसे ही ये भी बनेगा। C2H5ONa प्लस Cl और CH3, मतलब ये एल्किल है और ये हैलाइड है। आपको बताए थे कि अवर साइड 17वें वर्ग में, अवर साइड होता है उसमें 17वें वर्ग में होता है हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 17वें ग्रुप में हमारा, 17वें वर्ग में हमारा होता है हाइड्रोजन परमाणु। 17वें वर्ग में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या क्या होते हैं, पहला होता है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही होते हैं, 4 होते हैं। हमारा ये हैलाइड है, तो ये एक्स के जगह Cl भी यहाँ पे लिख सकते थे, तो हमारा उत्पाद भी वही बनता। तो ये Cl लिख गए और CH3 मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग इससे करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा यौगिक, क्या बनेगा, देखिए हम लोग किसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हम लोग इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं ना, तो इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं। तो इसको हम लोग छोड़कर बाकी सब यहाँ पर उत्पाद में हम लोग लिखते हैं। तो इसको छोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे C2H5 बच रहा है, C2H5। अब क्या बच रहा है, वो बच रहा है ये CH3, हमारा क्या बच रहा है, ये CH3, ये CH3 भी लिख लेते हैं। और जिसकी अभिक्रिया करा है वो लिखते हैं। ये आप लोग चुटकियों में हल कर लेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया आप लोग चुटकियों में करा लेंगे। अब क्रिया आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग उसको उतारे हैं जो यहाँ पर अभिक्रिया में नहीं भाग लिया है, तो ये उतारनी है, और जो नहीं आया है अभिक्रिया में वो उतारनी है, और उसके बाद प्लस करके जो अभिक्रिया करा गया है वो उतारते हैं। तो ये Na और Cl का अभिक्रिया कराया गया है, तो NaCl, तो हमारा ये उत्पाद बन गया। इस उत्पाद का क्या नाम है, तो इस उत्पाद का नाम है डाइमेथिल ईथर। देखिए ये ईथर है, ईथर का उत्पाद में ईथर निकला है, और हम लोग ईथर बनाने की विधि हम लोग देख रहे हैं। तो आरओ मतलब एकाक्षी समूह, और इसकी क्रिया हम लोग किससे कराए हैं, एल्किल हैलाइड से कराए हैं, तो ईथर बनती है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि C2H5 मतलब
सी सी 2 है तो मतलब मेथिल हो गया, और एक रहता तो मेथिल हो जाता, तो ये 3 रहता तो प्रोपीन हो जाता, तो लेकिन ये 2 है तो ये एथिल ईथर होगा। ये क्या होगा? एथिल ईथर। ये हमारे उत्पाद में एथिल एथिल ईथर हमारा आया है, तो इसको हम लोग डाई मेथिल ईथर भी कह सकते हैं, डाई एथिल ईथर भी। तो हमारा यह अभिक्रिया समाप्त हुआ। बहुत ही आसान है, ये लोग आप चुटकियों में कर लेंगे ऐसी अभिक्रिया। तो हम आप लोगों को जितना भी प्रश्न बताए हैं और जितना अभिक्रिया बताए हैं, ये एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन और डार्जेंस अभिक्रिया, ऐसे ही कितने अभिक्रिया बताए आपको, वो सभी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा नोट्स बनाकर। और वही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और बहुत ज्यादा चांस है इसके। और यही VVIQ है, VVIQ मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने मतलब ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो यही सब आएंगे। तो ये हमारा ये आज का सेशन खत्म हुआ, ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।